हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल करेक्ट टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक में सेक्शन कौन कौन से होते हैं, चेक को भरते कैसे हैं और चेक भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। जब भी कोई बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो वह बैंक आपको चेकबुक ज़रूर ऑफ़र करेगा। कहने को तो ये एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है, पर है बड़े काम का चीज़। एक चेक से आप पैसा खुद निकाल सकते हैं, किसी को चेक से घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी अकाउंट में अपने अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी अपने अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आप उसे कैंसिल चेक दे सकते हैं और किसी भी प्रकार के लोन में एज ए सिक्योरिटी आप उसे चेक भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एक चेक में सेक्शन कौन कौन से होते हैं और हमें वहाँ क्या क्या लिखना पड़ता है। तो ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेरा चेक। सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर हमें डेट लिखना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेट यहाँ एक बार लिख दिया गया, उस डेट से अगले 3 महीने के अंदर हम इस चेक का कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ आज का डेट 2/5/2020 लिखूँ तो इस चेक की वैलिडिटी 1/8/2020 तक हो गई। उसके बाद यह चेक की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। पे के आगे हम पेई का नाम लिखेंगे, यानी जिसे हम पैसा देना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर हम यहाँ पैसा खुद निकालना चाहते हैं तो इंग्लिश में सेल्फ या हिंदी में स्वयं लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी को अगर डायरेक्ट अपने अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम उस आदमी का नाम इस पे के आगे लिखेंगे और उसे चेक दे देंगे। उसके बाद वो एक आईडी लेकर आराम से उस बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता है। और अगर हम यहाँ उस आदमी, स्टोर या कंपनी का नाम लिखकर ऊपर डबल क्रॉस करके एसी पे ही अगर लिख देंगे तो इस चेक का अमाउंट उस आदमी के या उस स्टोर के या उस कंपनी के अकाउंट में ही जाएगा, यानी उन्हें कैश नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ आता है अमाउंट वर्ड्स में लिखना, यानी जितना अमाउंट हम खुद से निकालना चाहते हैं या किसी को भी देना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ हम वर्ड्स में लिखेंगे, यानी अक्षरों में। और यहाँ वही अमाउंट हम फिगर में यानी डिजिट में लिखेंगे। और यहाँ हम सिग्नेचर करेंगे जो हमने अकाउंट खुलवाते समय किया था। और कंपनी या स्टोर हो तो मुहर ज़रूर लगाएंगे। यहाँ एक बात का और ख़ास ख्याल रखें कि सिग्नेचर हमेशा इसके ऊपर ही करें, इस वाइट वाला एरिया में भूल के भी ना करें, वरना चेक इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सब तो हो गया जो हमें खुद भरना होता है। अब हम चेक में पहले से मौजूद कुछ और ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ बैंक का एड्रेस होता है, जैसे ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और 11 डिजिट का IFS कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इस IFS कोड का यूज़ हम कोई भी फंड ट्रांसफ़र करते समय यूज़ करते हैं। और ये रहा अकाउंट होल्डर राजेश कुमार का अकाउंट नंबर, जिसका कुछ डिजिट हाइड करके रखा गया है। और सबसे नीचे ये रहा इस चेक का 6 डिजिट नंबर, जिससे हम इस चेक को ट्रैक कर सकते हैं या स्टॉप पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसे फंड ट्रांसफ़र के दौरान इसे यूज़ भी करना पड़ता है। इस चेक नंबर के बाद ये रहा 9 डिजिट का MICR कोड, जिसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इस टेक्नोलॉजी को भारत में सन 1980 में लाया गया था। सभी बैंकों को एक यूनिक MICR कोड दिया जाता है और ये RBI को बैंक ब्रांच को वेरीफाई करने में मदद करता है। इस 9 डिजिट के पहले के ये 3 डिजिट किसी भी शहर का नाम बताते हैं और ये आपके इलाके के पिन कोड के पहले के 3 डिजिट ही होते हैं। उसके बाद ये 3 डिजिट बैंक के विषय में बताते हैं और ये लास्ट के 3 डिजिट बैंक के ब्रांच के लोकेशन के बारे में बताते हैं। इसके बाद आता है 6 डिजिट का ये अकाउंट ID विथ RBI। अगर ये चेक कभी RBI में जाएगी तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे लास्ट में ये रहा 2 डिजिट का ट्रांजैक्शन कोड। इस कोड से बैंक को ये पता लग जाएगा कि ये कौन से टाइप का अकाउंट का चेक है। तो अब तक मैं इस चेक के बारे में ही आपको बता रहा था, तो आइए अब जानते हैं कि इस चेक को हम भरेंगे कैसे। मान लीजिए कि मुझे विवेक कुमार को एक 10,000 का चेक देना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ डेट आज का लिखेंगे। आज का डेट 2/5/2020 लिखने के बाद अगले 3 महीने के अंदर विवेक कुमार इस चेक से कभी भी पैसा मेरे अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज का डेट मैं यहाँ लिख देता हूँ।
चलिए मैंने यहाँ आज का डेट डाल दिया है। अब आगे मैं आपको बताने के लिए ये पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान रहे कि आप पेंसिल का यूज़ चेक भरने के लिए भूलकर भी ना करें। यहाँ तक कि बैंक जेल पेन से भी चेक को फिलअप करने के लिए मना करती है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताने के लिए पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, मुझे विवेक कुमार को मान लीजिए कि डायरेक्ट बैंक से पेमेंट करवाना है, तो मैं यहाँ विवेक कुमार का नाम लिखूँगा। सबसे पहले पे के आगे यहाँ विवेक कुमार, BIVEK विवेक, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस देकर, ध्यान रहे ज़्यादा स्पेस ना दें वरना कोई इसका मिसयूज कर सकता है। विवेक कुमार। उसके बाद मैं यहाँ एक लाइन खींच के इस तरह इस बियरर या धारक को काट दूंगा ताकि ये पैसा जो है विवेक कुमार को ही मिले, विवेक कुमार इसे दूसरे किसी को हैंड ओवर ना कर पाए। और अगर मैं इस विवेक कुमार को अकाउंट में पैसा देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ 2 क्रॉस लाइन खींच के इस तरह इसमें AC पे लिख दूंगा, AC पे इस तरह। यहाँ मुझे अमाउंट 10,000 रुपया देना है तो मैं ये अमाउंट यहाँ वर्ड्स में लिखूँगा। मैं यहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं अंग्रेजी में भरता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा 10,000 ओनली, 10। इसी तरह आपको जितना हो सके इसको आप सटा के लिखें तो बेहतर होगा। 10 THOUSAND, इसके बाद ओनली ज़रूर लगाएं। उसके बाद इसमें भी एक लंबा लाइन खींच दें ताकि कोई इसका मिसयूज़ न कर पाए। या नीचे भी इसी तरह। उसके बाद यहाँ फिगर में यानी डिजिट में लिखें, उसी तरह सटा के इस तरह। उसके बाद एक लाइन खींच के इस तरह यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। मैं अपना सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया। मुझे विवेक कुमार को पेमेंट देना था या तो कैश या तो अकाउंट पे ही। अब अगर मान लीजिए कि ये 10,000 रुपया मुझे खुद विड्रॉ करना है बैंक से, अमाउंट 10,000 यहाँ तो ठीक है, यहाँ फिगर में ठीक है, मैंने यहाँ सिग्नेचर कर दिया है, डेट वही है। अब मैं यहाँ पे के आगे सेल्फ लिखूँगा और एक लाइन खींच के छोड़ दूँगा या धारक को भी मैं काट दूँगा। इस तरह मैं इस बैंक से खुद पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। और इसी अमाउंट को अगर मुझे ये NEFT या RTGS करना हो तो कैसे करूँगा? तो इसके लिए मैं अमाउंट यही रहने दूँगा, डेट भी ठीक है, सिग्नेचर भी ठीक है, और यहाँ जो है मैं योर सेल्फ लिखूँगा। योर सेल्फ लिख के आगे एक लाइन खींच दूँगा और इस चेक के पीछे जो है मैं यहाँ अगर NEFT करना हो तो NEFT या RTGS करना हो तो RTGS करके मैं यहाँ बेनिफिशियरी यानी जिनको मुझे पैसा RTGS या NEFT करना है उनका यहाँ बैंक डिटेल्स लिख के या सिग्नेचर कर दूंगा। साथ में एक NEFT और RTGS फॉर्म जो बैंक द्वारा मिलता है उसको भी फिलअप करना पड़ता है। उसी NEFT और RTGS फॉर्म के साथ मुझे इस चेक को स्टेपल करके बैंक में प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब अगर किसी को कैंसिल चेक देना हो तो कैंसिल चेक कैसे देंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले एक फ्रेश चेक लेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ तक कि डेट भी नहीं लिखेंगे, पहले से पेन से ये डेट लिखा जा चुका है। सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस एक फ्रेश चेक लेंगे और वहाँ 2 लाइन इस तरह खींच देंगे और उसके बाद बीच में कैंसिल्ड लिख देंगे। और जिसे देना है ये दे सकते हैं, वो इसका मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। असल में ये कैंसिल चेक जो मांगता है उसको बस आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ही इस चेक की ज़रूरत पड़ती है। और चेक बुक के पहले पन्ने पर एक रिकॉर्ड स्लिप होता है
वहाँ आप जिसे भी चेक दें उस चेक का रिकॉर्ड यहाँ ज़रूर रख दें कि इन फ्यूचर अगर किसी का स्टॉप पेमेंट कराना हो तो आपको इस चेक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बहुत सारे आप लोगों को चेक इशू करते हैं तो हाँ आपको याद नहीं रहेगा कौन सा चेक किसको मैंने इशू किया है, वो चेक नंबर जो है यहाँ मेंशन ज़रूर कर दें, डेट, चेक नंबर, यहाँ नेम और यहाँ अमाउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चेक के बारे में क्लियर हो गए होंगे और आपको चेक भरना भी आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल करेक्ट टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।